सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं ये देखेंगे। व्हाट विल सी हाउ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑकर। तो हाउ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑकर ये हम लोग देखने वाले हैं। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑकर ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बेसिक जो रूल्स है और कॉन्सेप्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिक रूल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल डिस्कस इन दिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन एटम। ओके, तो कार्बन के जो नॉर्मली रिएक्शंस है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट होगा, यस सॉरी। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है? एक तो रिएक्टेंट होता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं। वी पुट द रिएक्टेंट इन अ सॉल्वेंट एंड वी गेट व्हाट, वी गेट द प्रोडक्ट, वी गेट प्रोडक्ट। तो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या करते हैं? वी हैव अ रिएक्टेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एंड गिव्स अस अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? वी हैव अ रिएक्टेंट, इट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एंड वी गेट सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को सॉल्वेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? व्हाई डू वी नीड सॉल्वेंट? तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने कोई सॉल्वेंट ले लिया, जैसे पानी ले लिया। ये कौन सा है सॉल्वेंट? हमारे पास कौन सा है? वाटर। तो वाटर इज द सॉल्वेंट। यहां पे हम लोग ने कोई तो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट डाला। क्या डाला? ऑर्गेनिक रिएक्टेंट 1 मान लो, और एक कोई तो रिएक्टेंट डाला, मान लो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट 2। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट 2। तो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ तो प्रोडक्ट बना देंगे, कुछ तो प्रोडक्ट बना देंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्टेंट लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्टेंट लेते हैं और दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिएक्टेंट और इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट मिला के हम लोग को कुछ तो प्रोडक्ट दे देंगे। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसा है, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विल गिव सम प्रोडक्ट। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है। तो इस केस में जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है हमारे पास, इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं विच इज सबस्ट्रेट। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएजेंट। ओके, तो हमारे पास अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास दो चीजें हैं ए और बी, उसमें से अगर ए ऑर्गेनिक है और बी कैसा है? बी इज नॉट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और हम लोग को ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना के दे रहे हैं? प्रोडक्ट। तो उस केस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं विच इज सबस्ट्रेट, एंड ये नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं विच इज अ reagent. So substrate and reagent they react together in a solvent and they give us some product. तो दिस इज अवर बेसिक मैकेनिज्म। अब कभी कभी क्या होता है हमारे पास, कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट्स ऑर्गेनिक हो। A is organic, B is also organic, and they react to give us a product. तो इन दैट केस हम लोग सबस्ट्रेट रिएजेंट स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे। इसको मैं सबस्ट्रेट बोल सकता है और इसको मैं रिएजेंट बोल सकता है, और मैं उल्टा भी कर सकता है, इसको सबस्ट्रेट बोल सकता है और इसको रिएजेंट बोल सकता है। इफ बोथ ऑफ देम आर ऑर्गेनिक, वन नेम कैन बी यूज्ड फॉर द अदर। अब इसमें सॉल्वेंट का क्या रोल है, ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट? तो हम लोग ने सॉल्वेंट के तौर पे पानी लिया था। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट एज व्हाट? वाटर। अब इसमें मैंने एक ए डाला, दूसरा एक बी डाला, तो ए एंड बी दे डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में ए और बी दोनों ही डिसॉल्व होंगे। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो द मेन कंडीशन ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट? बोथ द रिएक्टेंट्स दे विल डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होने की वजह से क्या होगा?
ए और बी में एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, ए और बी में कैसा इंटरेक्शन होगा, देयर विल बी अ गुड इंटरेक्शन एंड दिस इंटरेक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. This interaction between A and B, it will lead to formation of product. So what is the role of solvent? Role of solvent is to dissolve the reactants and there is a interaction between the reactants to form what? A product. अगर ये solvent नहीं होता तो A और B का interaction नहीं होता और A और B का interaction नहीं होता तो product नहीं बनता. समझ में आ रहा है? Product अच्छा नहीं बनेगा. So that is the role of solvent. Is it understood? जस्ट ऐसा हमारा रोल ऑफ सॉल्वेंट है. अब हम लोग रोल ऑफ सॉल्वेंट समझ लिए, सबस्ट्रेट समझ लिए, रिएक्टेंट समझ लिए, रिएजेंट समझ लिए. सो आफ्टर दिस लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ डिस्कशन करना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. सो वी स्टडीड अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सबको पता ही है. Electronegativity is the property due to which there is a tendency to attract a shared pair of electrons. Yes, ये क्या होगा? It is the property of an atom to attract a shared pair of electron in a covalent bond. अब इसका मतलब क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड तो सबको पता ही है. व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ए एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी. अब मान लो जस्ट इन केस अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से, वी आर कंसिडरिंग व्हाट? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो क्या होगा? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है A और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स B. अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो B की तरफ ट्रांसफर होगा. जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है. तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा. तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि हम लोग डेल्टा माइनस से लिखेंगे. माइनस क्यों नहीं लिखा? डेल्टा माइनस क्यों लिखा हम लोग ने? क्योंकि माइनस कब लिखते? जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन उठा के लेके जाता. यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन नहीं उठाया. जैसे एग्जांपल के लिए NaCl. NaCl में क्या होता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को. वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इट गोज टुवर्ड्स व्हाट? क्लोरीन. तो ये हमेशा के लिए ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे Cl माइनस लिखेंगे, Na प्लस लिखेंगे. दिस इज 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन. तो यहाँ एग्जैक्ट प्लस और एग्जैक्ट माइनस लिखेंगे. लेकिन जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में 100% ट्रांसफर नहीं होता है. मेजर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज टेकन अप बाय द फ्लोरीन. सो फ्लोरीन acquires a delta negative charge and hydrogen acquires a delta positive charge. तो ये सबको समझ गया पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा है. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. ये हमारा पीरियोडिक टेबल, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन कहीं पे राइट साइड में है और हाइड्रोजन कहीं पे लेफ्ट साइड में है. तो एज वी गो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ये पता है सबको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है. कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में सब लोग ने पढ़ा है. एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट, वी हैव मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑल्सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ग्रुप में अगर नीचे जाए, ग्रुप में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, ब्रोमीन का कम है और भी आयोडीन का और भी कम है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो एटम्स है ए और बी जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ए ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे पीछे चला जाता है। अब हम लोग इसी बात को आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। लेट अस नाउ सी हाउ वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर organic chemistry. So we'll have to study what? Fission of the covalent bond. Fission of covalent bond. Fission मतलब क्या? Splitting. Fission का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? Fission means splitting. It is breaking up. Breakup होगा तो क्या बोलेंगे? Fission. Okay. तो fission of a covalent bond. तो fission of a covalent bond कैसे होगा? दो तरह से हो सकता है. There can be heterolytic fission. There can be homolytic fission. तो heterolytic fission और homolytic fission का मतलब क्या है, अच्छे से एक एक तरह से हम लोग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो हमारे पास हम लोग ने फिर से एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच के लेके जा सकता है। यस, खींच के लेके जा सकता है। यस, तो ये देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच के लेके जा सकता है। तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होने के कारण अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और बना दिया F माइनस और ये बन गया H+, तो उस केस में कौन सा फिजन हुआ? दिस इज हिट्रोलाइटिक फिजन। कौन सा फिजन हुआ? हिट्रोलाइटिक फिजन। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से बना है, 100% ऐसा फिजन नहीं होगा, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, reagent we can have this reaction जहां पे 100% of the electron cloud, 100% of the covalent bond goes to fluorine। तो अगर F माइनस 100% लेके गया तो यहाँ पे H प्लस 100% चार्ज आएगा, और ये जो ब्रेकिंग अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इसका नाम होगा हिट्रोलाइटिक फिजन। हिट्रोलाइटिक क्यों बोला इसको? तो हिट्रो मतलब क्या? हिट्रो और होमो हम लोग को पता रहना चाहिए। हिट्रो और होमो, होमो मतलब क्या? सेम सेम। होमो मतलब क्या? सेम सेम। हिट्रो मतलब क्या? डिफरेंट। जैसे ये पढ़ा है सब लोग ने होमो। होमो तो हम लोग को पता है, बायोलॉजी में भी होमो होता है। तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम सेम। यस, मैन एंड मैन होमो बोलेंगे, ऐसा सेम सेम, सेम स्पीशीज, दैट इज होमो। और हिट्रो मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट होगा वो हिट्रो होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एटम्स भी अलग अलग है। सो दैट इज हिट्रोलाइटिक फिजन। एक ने पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज कर दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हुआ, पार्शियलिटी हुआ। फ्लोरीन पूरी तरह से अपनी तरफ लेके गया, हाइड्रोजन बेचारा भिखारी हो गया। तो दिस इज हिट्रोलाइटिक फिजन। और दूसरा फिजन कौन सा है? होमोलाइटिक फिजन। अब होमोलाइटिक फिजन कैसा होगा? तो जैसे मैंने बोला बायोलॉजी में होमो का मतलब क्या होता है? सेम सेम, मैन मैन वैसा है तो होमो बोलते हैं। तो होमोलाइटिक फिजन, तो अगर क्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन इज अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस, तो ये क्लोरीन जो गैस है अगर इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सबको पता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जस्ट इन केस अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आया, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा क्लोरीन डॉट, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो पता ही है सबको। वैलेंसी शेल में क्लोरीन के पास 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ये हर सीएल के पास था, इसके पास 6 था, इसके पास भी 6 था। अब दोनों ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया था यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में, तब दोनों होमोलाइटिक फिजन किए, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गए। फ्लोरीन क्लोरीन के पास वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। इसके पास भी कितना होता है? 7। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। सो दिस इज होमोलाइटिक फिजन। बराबर बराबर सेम सेम पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिवाइड हुआ है, सेम सेम पार्ट्स में कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइड हुआ है। सो दिस इज होमोलाइटिक फिजन। अब ये होमोलाइटिक हिट्रोलाइटिक हम लोग को समझ में आया, तो इसको हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी से हम लोग को कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, ये सब जो स्पीशीज है वो मिलेंगे।
सो लेट अस स्टडी दी स्पीशीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या ले रहे हैं? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर स्टडिंग हिट्रोलाइटिक फिजन. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3Cl. दिस इज मिथाइल क्लोराइड. अब इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन का. CH3 का कम है. ओके तो देखो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन ले लेगा. तो क्या बनेगा हमारे पास? Cl माइनस यहाँ पे निकल जाएगा, ये Cl माइनस है, और CH3 प्लस रह जाएगा. तो हम लोग के पास क्या हो गया? हिट्रोलाइटिक फिजन हो गया, ब्रेकअप हो गया. देखो CH3 और Cl का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, और स्प्लिट होके क्या बन गया? CH3 प्लस विच इज मिथाइल कार्बोकटायन. इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोकटायन. और Cl माइनस क्लोराइड आयन. ये क्या है? क्लोराइड आयन. ओके अब ये मिथाइल कार्बोकटायन नाम दिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये CH4 होता है, वो क्या होता है? मीथेन. और अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल दें, H प्लस निकाल दें, तो CH3 ग्रुप बनेगा. तो CH3 ग्रुप है, इसको मिथाइल बोलते हैं. और इसमें अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आए? ये इलेक्ट्रॉन्स है किसके? क्या ये हाइड्रोजन के हैं या कार्बन के हैं? देखो हम लोग वापस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. CH3, दिस इज CH3, और Cl यहां पे क्लोरीन. ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास. अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है एक क्लोरीन का है. अगर हिट्रोलाइटिक फिजन हुआ और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कोवेलेंट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिया? क्लोरीन ने. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl माइनस. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरीन में नॉर्मली 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जब इसकी तरफ आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, तो 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. नॉर्मली 7 होते हैं, 2 8 7, लेकिन उसके बदले 8 आ गया, तो एक एक्स्ट्रा आ गया. तो दैट लीड्स टू नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन. और यहां पे दूसरा जो बचेगा, कार्बन बेचारा, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्लोरीन लेके भाग गया. तो अब कार्बन बेचारा जो है उसके पास सिर्फ हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड्स बचा है. कार्बन का 1 2 3 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है. नॉर्मली कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. तो 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है. आउटर मोस्ट शेल में 4 रहना चाहिए, पर यहां पे कितना है बेचारे के पास? यहां पे 3 है, तो एक कम है. तो ये कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोकैटायन. ऐसा नाम क्यों दिया? अब इस पे हम लोग सोचते हैं. कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब क्या? कैटायन मतलब पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि कैटायन मतलब कैथोड की तरफ जाने वाला आयन. कैथोड की तरफ जाने वाला. कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव. तो कैथोड की तरफ जाने वाला खुद कैसा होगा? पॉजिटिव. क्योंकि पॉजिटिव ही तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए पॉजिटिव है. कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव. और कार्बो मतलब क्या? कार्बन. तो कार्बोकैटायन मतलब क्या? कार्बोकैटायन मतलब ऐसा कार्बन का स्पीशी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन. अब ये मिथाइल ग्रुप से बना है, CH3 ग्रुप, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकैटायन. इज इट क्लियर? मिथाइल कार्बोकैटायन क्यों नाम दिया? तो ये हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन बन गया. और कैसे बना एग्जैक्टली स्पीकिंग? सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द हिट्रोलाइटिक फिजन, जहां पे फिजन हुआ, ब्रेकअप हुआ, और CH3 प्लस बन गया, प्लस Cl माइनस बन गया. ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? कार्बोकैटायन. तो व्हाट वी कैन से इज कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू हिट्रोलाइटिक फिजन. किसकी वजह से होता है ये? हिट्रोलाइटिक फिजन. समझ में आया सबको? हिट्रोलाइटिक फिजन की वजह से क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा. अब और क्या क्या हो सकता है ड्यू टू हिट्रोलाइटिक फिजन? और क्या क्या हो सकता है? तो ड्यू टू हिट्रोलाइटिक फिजन एक तो हम लोग ने देखा कार्बोकैटायन बन सकता है. ऑल्सो जो दूसरा स्पीशी बन सकता है वो है कार्बन एनायन. क्या बन सकता है? कार्बन एनायन. कार्बन एनायन कैन बी फॉर्म्ड. अब ये कार्बन एनायन क्या है वो देखते हैं पहले. कार्ब, कार्ब मतलब क्या? कार्बन. एनायन, एनायन मतलब क्या?
एनोड की तरफ जाने वाला, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाने वाला। पॉजिटिव की तरफ कौन सा आयन जाएगा जो कि खुद कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव आयन ही तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन ही तो एनोड की तरफ जाएगा, तो इसलिए उसका नाम क्या होगा, एनायन। ये समझा? तो कार्बन एनायन का मतलब क्या है, कार्बन एनायन मींस व्हाट, कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये क्यों होगा ये हम लोग देखते हैं, कार्बन हैविंग व्हाट, नेगेटिव चार्ज। अभी कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ये तो हो सकता है, पर कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है क्या, यस ऐसा भी हो सकता है। मान लो CH3 और कोई तो ग्रुप है, कुछ तो ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप नहीं है, कोई और ग्रुप है, मान लो इधर मैंने क्या बोल दिया, Y। हैलोजन ग्रुप था तभी क्या हो रहा था, CH3X, X हम लोग हैलोजन दिखाते हैं, तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, इसका X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इधर माइनस चला, चार्ज चला जाएगा, तो कार्बोकटायन पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज। ये कोवेलेंट बॉन्ड पूरा का पूरा कौन उठा के जाए, इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन उठा के जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, CH3 माइनस Y प्लस। अब अगर अच्छे से देखा जाए CH3 माइनस ये कैसा होगा स्ट्रक्चर, हाउ विल दिस लुक लाइक, कार्बन हाइड्रोजन 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 और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन एनायन। समझ में आया, कार्बन एनायन। सो दिस इज द नेम कार्बन एनायन। तो दो तरह के हम लोग के पास स्पीशी बने, कार्बन अगर X के साथ जुड़ा है और ये X इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेता है और हमारा बन जाता है कार्बोकटायन, दिस इज व्हाट, हिट्रोलाइटिक फिजन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा है Y मान लो, और मान लो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Y से, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन लेके जाएगा, तो C माइनस और Y प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे C माइनस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन एनायन बन जाएगा। ये समझ में आया? तो ऐसा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड कार्बन एनायन है ड्यू टू हिट्रोलाइटिक फिजन। ये दोनों किसकी वजह से हुआ, दोनों हिट्रोलाइटिक फिजन की वजह से हुआ। तो एक तरह का बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड स्प्लिटिंग हमें क्या दे सकता है, कार्बोकटायन और कार्बन एनायन। ओके, ये हो गया हमारा हिट्रोलाइटिक फिजन। अब सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं, जो सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज होमोलाइटिक फिजन। अब यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, होमोलाइटिक फिजन। होमो मतलब सेम सेम। ऐसा हो सकता है कभी कभी, जैसे मैंने बताया तुम्हें, कार्बन CH3 और दूसरा कार्बन CH3, तो दिस इज व्हाट, इथेन। इसको क्या बोलेंगे, इथेन। ओके, तो यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन से ही बने हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है CH3 के बीच में, हो सकता है कि ये जो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाए कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाए कार्बन, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 डॉट। यहां पे भी क्या बन जाएगा, CH3 डॉट। तो ये जो बना है नया स्पीशी ड्यू टू होमोलाइटिक फिजन, आधा ये लेके गया आधा ये लेके गया, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे होमोलाइटिक फिजन। फिजन ब्रेकिंग अप तो यहां पे भी हुआ है, स्प्लिटिंग तो यहां पे भी हुआ है, पर इक्वल इक्वल स्पिसिंग हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है, सेम सेम स्प्लिटिंग हुआ है। तो यहां पे ये जो स्पीशी बना है इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या, जिसके पास डॉट वाला स्ट्रक्चर हो, जैसे Cl डॉट। हम लोग ने जब Cl मॉलिक्यूल लिया था, ये एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट स्प्लिटिंग किया था हम लोग ने, तो Cl डॉट और Cl डॉट बना था, तो दीज आर कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ऐसे हमारे पास कुछ कुछ मेन स्पीशीज बने हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वन इज व्हाट, कार्बोकटायन, it is carbon species having positive charge. Second is carbon anion, it is carbon species having negative charge. Third is carbon free radical, this is carbon having one single electron. तो ये ऐसे स्पीशी बनेंगे। अब ये दोनों स्पीशी कैसे बने, हेट्रोलाइटिक फिजन।
और ये स्पीशी कैसे बना हमारा ये वाला सी डॉट, होमोलाइटिक फिजन। तो दीज आर द थ्री मेन इंटरमीडिएट्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनको क्या नाम देंगे हम लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर हम लोग को आएंगे। इन मेनी ऑफ अवर ऑर्गेनिक रिएक्शंस वी विल हैव दीज थ्री reaction intermediates: carbocation, carbon with positive charge; carbon anion, carbon with negative charge; carbon free radical, carbon with a dot। ये समझ में आया? तो ये हम लोग का ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। अब इसके अलावा और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है विच इज कॉल्ड एज कार्बीन। तो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास हुए, एक तो हुआ कार्बोकटायन, दूसरा हुआ कार्बन एनायन, तीसरा हुआ फ्री रेडिकल, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, कार्बीन। कार्बीन कैसा होता है, सो दिस इज CH2 विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो स्पीशी है ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसका नाम क्या है, कार्बीन। अब ये जो मैंने बनाया यहां पे दैट इज मिथाइल कार्बीन। अब ये हम लोग कम देखते हैं पर कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स में कार्बीन भी फॉर्म होगा, और हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब वो रिएक्शंस आएंगे तो कार्बीन जो है वो दो तरह के होते हैं, वन इज सिंगलेट कार्बीन, दूसरा इज ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे पर सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा तुम्हें। ट्रिपलेट कार्बीन होगा, इसमें जो CH2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में होगा। तो दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज मोर स्टेबल। और दूसरा सिंगलेट कार्बीन ऐसा होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होंगे, इन सिंगल ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल में होंगे। दिस इज लेस स्टेबल। तो हम लोग देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे, इनका स्टेबिलिटी कम है ज्यादा है और उसका यूज कैसे करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस इज मिथाइल कार्बिन। और भी तरह के कार्बिन होते हैं हमारे पास, जैसे कि CCl2, ये भी एक कार्बिन है। सो विल सी दिस, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग जब देखेंगे कि CCl2 एक इंटरमीडिएट बनता है, हम लोग जब आगे जाके ऑर्गेनिक के रिएक्शंस करेंगे इन वन चैप्टर विच इज नोन एज व्हाट, हैलोअरीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स करके चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स में हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है CCl2 डॉट। तो ऐसा जो इंटरमीडिएट है इसको क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। तो हम लोग के पास बहुत सारे तरह के इंटरमीडिएट्स आने वाले हैं। मेनली जो चार हम लोग देखने वाले हैं वो है, वन है कार्बोकटायन, जिसके पास कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन एनायन जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, फ्री रेडिकल विच इज C डॉट, और दूसरा कार्बीन CH2 डॉट। तो these are the most important reaction intermediates which will entire organic chemistry में हम लोग को ये चार से पल्ला पड़ने वाला है। Throughout the organic chemistry we will see these four intermediates: कार्बोकटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन। घड़ी घड़ी आएंगे। ये कार्बिन बहुत कम आएगा, ये बहुत ही कम आएगा, पर ये तीनों तो बहुत घड़ी घड़ी आएंगे, घड़ी घड़ी आएंगे। कार्बोकटायन घड़ी घड़ी आएगा, कार्बन एनायन घड़ी घड़ी आएगा, कार्बन फ्री रेडिकल घड़ी घड़ी आएगा। So we'll see one by one what all those mean. Okay, तो हम लोग डिटेल में इनका स्टडी करेंगे। But for now, first of all, let us move on to next set of general organic chemistry। और हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, तो we will study इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसमें एक हम लोग पढ़ने वाले इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट। इसका नाम क्या है, रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक तुमने सोचा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मोस्टली रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई का क्वेश्चन तुम देखोगे या नीट का क्वेश्चन देखोगे या बोर्ड का क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कि सब रट्टा मारना है। रट्टा मारना नहीं है। हम लोग को अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फिर और भी जो कॉन्सेप्ट्स है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। वी विल हैव वेरी लेस रिमेंबरिंग, वी विल हैव मोस्ट ऑफ इट एज अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ। तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो ये सब समझ में आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, फिर इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, मिजोमरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट हो गया। इन सब के नाम तो तुमने सुने होंगे लेकिन इसका मतलब शायद से समझा रहेगा नहीं समझा रहेगा। बट लेट अस स्टडी दिस वंस एंड फॉर ऑल विथ 100% अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने तुम्हें 100% समझा के बताया, कहीं भी रटवा के नहीं बताया। देखो हर एक चीज का मैंने तुम्हें बताया कि होमोलाइटिक फिजन है तो होमोलाइटिक क्यों नाम दिया, क्योंकि होमो मतलब क्या, बायोलॉजी में मैन मैन होमो बोलते हैं, सेम सेम होमो बोलते हैं, तो सेम सेम तरह का फिजन होगा, होमोलाइटिक फिजन। तो इसको क्या बोलेंगे, सेम सेम तरह का। तो हम लोग क्या है, CH3 सेम सेम तरह का फिजन हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, सेम सेम होमो। तो क्या बन गया, CH3 डॉट। डॉट मतलब क्या, हम लोग ने बोला फ्री रेडिकल। क्या बोला, फ्री रेडिकल। फ्री हो गया, वो उस बॉन्ड से फ्री हो गया, दिस इज फ्री रेडिकल। इसमें कोई रटने वाला बात था नहीं। फिर दूसरा हम लोग ने क्या देखा, हीट्रोलाइटिक फिजन। इसमें भी कोई रटवाया क्या, मैंने नहीं रटवाया। देखो अगर तुम अच्छे से देखो, हीट्रोलाइटिक मतलब क्या, हीट्रो मतलब डिफरेंट, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अलग है, क्लोराइड ग्रुप अलग है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 100% क्लोरीन लेके जाएगा। तो उस केस में हम लोग जब Cl माइनस बनेगा और CH3 प्लस बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हिट्रोलाइटिक फिजन। पूरा इलेक्ट्रॉन एक तो एक ही लेके गया है, तो यहां पे कुछ रटने का था नहीं। अब यहां पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए कार्बो कैटायन। क्या नाम दे दिया, कार्बो कैटायन। फिर और एक होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन लिया, जैसे CH3 और Y ले लिया हम लोग ने। अब हो सकता है कि Y से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C का ज्यादा हो, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कोई सोचेगा ये Y कौन हो सकता है, देखो एक तो Y यही हो सकता है जो मीथेन है हमारा, CH3 और H लिख दिया। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन से कार्बन लेके जाए, हो सकता है ऐसा। तो क्या बन जाएगा, CH3 माइनस, जहां पे कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं, एनायन। क्यों एनायन बोलते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया। एनायन क्योंकि एनोड, एनोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबने पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड की तरफ जाने वाला आयन, आयन जो एनोड की तरफ जा रहा है वो कैसा होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जो नेगेटिव है। तो एनायन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए एनायन नेगेटिव है। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कार्बन एनायन। क्या बोल दिया, कार्बन एनायन। तो कुछ रटने का था ही नहीं, 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग ने देखा है। तो ऐसा ही हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ ही देखना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ रटना नहीं चाह रहे। वी डोंट वांट टू रिमेंबर एनीथिंग, वी डोंट वांट टू मग अप एनीथिंग, एनीथिंग वी से वी विल वांट रीजन अबाउट इट। हम लोग रीजन के साथ बताएंगे। तो हम लोग ने देखा कि ये सब स्पीशीज है, कार्बोकटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन। फिर जो इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो देखा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका दूसरा नाम है मिजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये सब इफेक्ट क्यों ऐसा नाम दिया है वो भी हम लोग समझेंगे, और इस इफेक्ट में क्या है वो भी हम लोग 100% समझेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग डेफिनेशन के लिए सब पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन के लिए नहीं पढ़वा रहा है, ये हम लोग एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर में जो आता है हम लोग उसको याद कम करना पड़े इसलिए कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज फर्स्ट इफेक्ट विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमारे पास जो ये इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिजोमेरिक इफेक्ट and hyperconjugation, all these three effects are permanent effect, whereas the last one which is electromeric effect is a temporary effect। ये परमानेंट का मीनिंग, टेम्पररी का मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। अब देखो इंडक्टिव, इंडक्टिव ये वर्ड कहां से आया, इंड्यूस। इंड्यूस सुना है सब लोग ने, अगर इंड्यूस नहीं सुना है तो सीड्यूस तो सुना रहेगा। यस, सीड्यूस तो सब लोग ने गारंटेड सुना रहेगा, आजकल अब बड़े बच्चे हैं तो हम लोग सीड्यूस सुनते हैं। सीड्यूस करना मतलब क्या, अट्रैक्ट करना।
सीड्यूस करना सब लोग ने सुना है, सीड्यूस कर, कोई लड़का लड़की को सीड्यूस कर रहा है या लड़की लड़के को सीड्यूस कर रही है, मतलब वो अपनी तरफ खींच रही है, अपने तरफ खींच रहा है। ओके, तो इंड्यूस वर्ड कहां से आया हम लोग याद रखेंगे, सीड्यूस से। जो स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग लैंग्वेज समझ रहा है, स्लैंग लैंग्वेज, इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीड्यूस। एक लड़की लड़के को सीड्यूस कर रही है, ऐसा बोलते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, स्लैंग का बात ना करें, जो प्रॉपर इंग्लिश है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे लड़की लड़के को इंड्यूस कर रही है। समझ में आ रहा है? सीड्यूस नहीं बोलेंगे। स्लैंग लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, सीड्यूस, बट द प्रॉपर इंग्लिश वर्ड फॉर सीड्यूस इज इंड्यूस, अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वनसेल्फ। ओके, तो यहां पे हम लोग ये इंडक्टिव इफेक्ट में कहां इंड्यूस आ गया वो देखते हैं। तो जब हमारे पास कोई बॉन्ड हो, मान लो कोई भी बॉन्ड हो, ओके, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन और फ्लोरीन, इसमें कौन इंड्यूस करेगा, फ्लोरीन इंड्यूस करेगा। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये फ्लोरीन चाहेगा कि मैं इंड्यूस करके मेरे पास लेके आऊं, अट्रैक्ट करूं इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये कोवलेंट बॉन्ड को मैं अपनी तरफ इंड्यूस करूं। कुछ रटने वाला बात ही नहीं है इसमें। फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने इंड्यूस किया इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ, बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो तुमने जब 11th में रटा था ये इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा है वैसा है, अभी तुम्हें समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट नाम क्यों है। इंडक्टिव इफेक्ट नाम इसीलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इंड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे क्या होता है, हमारे पास पोलैरिटी होता है, पोलर बॉन्ड होता है, पोलर हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। हम लोग बोलेंगे क्या, देयर इज पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन मतलब क्या, कार्बन और फ्लोरीन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स द फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स द फ्लोरीन। ये समझ में आया? यस, तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ रहेगा सबको, देयर इज पोलराइजेशन एंड देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इसीलिए मैंने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, जो तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड पढ़ाया ऑर्गेनिक में, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फ्लोरीन इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कार्बन एंड इट इज मोस्ट राइट साइड में एकदम से पीरियोडिक टेबल पे, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस करने का कैपेसिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं एग्जैक्ट कैसे होगा। तो जैसे एक मान लो नॉन पोलर बॉन्ड लिया मैंने, पोलर बॉन्ड के पहले नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ते हैं। CH3 ये क्या है, इथेन। इथेन इज ए नॉन पोलर बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये भी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप का है उतना ही इसका होगा, जितना कार्बन इस साइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही कार्बन इस साइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ना कोई ज्यादा खींच रहा है ना कोई कम खींच रहा है, दोनों कार्बन इक्वल खींच रहे हैं, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। यहां पे प्लस माइनस सेपरेटेड नहीं है, दोनों पे जीरो चार्ज है, ऐसा मान सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दिस इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। But now let us take another example. Let us say first we have this CH3 structure itself. तो हमारा इथेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ नॉन पोलर बॉन्ड, जितना इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना इसका है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर भी 3 हाइड्रोजन उधर भी 3 हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, मान लो ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, और हाइड्रोजन हटा के मैंने यहां क्या लिख दिया, फ्लोरीन। एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पे क्या लिख दिया, फ्लोरीन एटम रख दिया। हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या रख दिया है, फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH CFHH। अब फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, इंड्यूस करेगा, व्हाट विल से, इंड्यूस कर रहा है, सीड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इंड्यूस कर रहा है। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अभी यहां पे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा,
ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलार मॉलिक्यूल, पोलार बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ये इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा फ्लोरीन अपनी तरफ। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर जब लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दिखाता है ज्यादा बेटर फैशन में, ज्यादा अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो विल शो इट लाइक दिस, वही स्ट्रक्चर है, उसको अलग तरह से बना रहे हैं। CH3 CH2F, फ्लोरीन को मैंने यहां लिख दिया, 2 हाइड्रोजन तो है ही इस पे ऑलरेडी कार्बन पे, और एक फ्लोरीन को मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे। अब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है कार्बन का, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें किसी को डाउट है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। सो नाउ दिस इज अ पोलर बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। दिस इज पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ये समझा? यस, ये मैं रबर से हटा देता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। सो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, ये समझा सबको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल समझा। अब अच्छे से थोड़ा सोचो आगे क्या होगा, आगे का कहानी क्या हो गया। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, हो गया, हम लोग ने समझ लिया, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, बस यही इंडक्टिव इफेक्ट है। जब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन इंड्यूस करे, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ इंड्यूस करे, सिड्यूस करे, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। बस इतना ही है इंडक्टिव इफेक्ट, पर आगे और क्या हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट में, वो हम लोग सोचते हैं। तो देखो, अब इस कार्बन एटम को सोचा जाए, अगर ये वाला कार्बन एटम, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो कार्बन है बेचारा, इस पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कार्बन की तरफ आएंगे, तो यहां पे दूसरे कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो वापिस देखते हैं हम लोग कहानी कैसा है। हमारे पास एक फ्लोरीन है, एक CH2 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। अब क्या हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ने अट्रैक्ट किया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गए टुवर्ड्स फ्लोरीन, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ है। देखो 100% नहीं गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोई इश्यू नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन क्या हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज गोइंग टुवर्ड्स फ्लोरीन। अगर तुम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को सोचो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे p ऑर्बिटल है और यहाँ पे p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो अब क्या होगा, ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा जो है ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होगा, फ्लोरीन, और कार्बन के पास कम बचेगा। ओके, तो ऐसा मतलब होता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बरकरार है, अब तक वो छूटा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, फ्लोरीन। अब इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन का थोड़ा बहुत घाटा होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाएगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन का बीच वाले कार्बन के पास जाएगा, तो इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा प्लस। जहां पे ये डेल्टा प्लस चार्ज है वो मच मच ग्रेटर देन डेल्टा डेल्टा प्लस है। डेल्टा डेल्टा प्लस बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है और डेल्टा प्लस थोड़ा ही पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझाइए। तो किस कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले कार्बन के पास, ये वाले कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मान लो इसके बाद कोई कार्बन होता इस चेन में, तो उसके पास ऑलमोस्ट कुछ इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कहां तक लेते हैं, 2 एटम तक लेते हैं, 2 कार्बन एटम। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट पे थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकंड पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेकंड पे, थर्ड पे तो ऑलमोस्ट 0 पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं आएगा। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि अगर ऐसा है CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे क्लोरीन पे, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव आया, इस पे डेल्टा 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 पॉजिटिव लिखेंगे, ये डेल्टा 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 पॉजिटिव ऑलमोस्ट 0 होगा, तो हम लोग सेकंड कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को 0 मान लेते हैं। आफ्टर सेकंड कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, 0।
अब कोई सोचेगा ये इंडक्टिव इफेक्ट तो समझा थोड़ा बहुत हम लोग को, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो फायदा हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग फायदा देखेंगे, पर फायदा देखने से पहले सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो पता रहना चाहिए। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं। इट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, of a sigma bond by polarization of adjacent sigma bond. ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? तो देखो ये फ्लोरीन था हमारे पास, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इधर शिफ्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो ये जो बॉन्ड है ये पोलार है। ये बॉन्ड कैसा है? पोलार, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का सेपरेशन है, पोलैरिटी बन गया है, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, तो दैट इज पोलर। पोलर इसको क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड। अब देखो ये पोलर बॉन्ड है, क्या ये सेकंड वाला पोलर है? ये बाजू वाला ये पोलर है क्या? नहीं है, पर अब होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन इसका ये खींचेगा, तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड में, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी थोड़ा सा पोलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, ये पोलराइजेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of adjacent sigma bond. इस सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन, इस सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन के कारण इसी को क्या बोला जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है। समझ गया सबको? तो ये हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट में याद रखना है। इट इज पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट में? एक तो ये किसकी वजह से होता है, मैंने तुम्हें बताया, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है कि नहीं? अब ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखो लड़का लड़की को सीड्यूस कब करेगा? जब एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, है कि नहीं? एक लड़की होगी और एक लड़का होगा तभी ना सीड्यूस होगा। जब डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे सेक्स का डिफरेंस है, एक मेल है एक फीमेल है, तभी तो होगा। सीड्यूस कब होता है? जब डिफरेंस होगा। किसमें? जो मेल और फीमेल का डिफरेंस होगा। तो वैसे ही जो हमारा इंडक्शन होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये कब होगा? जब एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तभी ना होगा ये। समझ में आ रहा है? तो ये पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये परमानेंट इफेक्ट है। दिस इज व्हाट? परमानेंट इफेक्ट। इसका मतलब क्या? एक बार फ्लोरीन अटैच हो गया किसमें? इन दिस मॉलिक्यूल, अब हमेशा के लिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, हमेशा के लिए इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमेशा के लिए इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। हमेशा। दिस विल बी परमानेंटली देयर। एज लॉन्ग एज दिस फ्लोरीन इज देयर, दीज चार्जेस ऑन कार्बन आर परमानेंट। फिर थर्ड पॉइंट अबाउट दिस इफेक्ट, इट ऑपरेट्स ओनली वाया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होता है। देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स ओनली थ्रू व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आया? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स हैं, एक तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में तो आ गया रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्यों होता है। अब प्लस आई और माइनस आई क्यों है, और एक को प्लस क्यों बोला है, एक को माइनस क्यों बोला है, ये हम लोग सोचते हैं। जैसे सोचो, अगर मेरे पास कुछ पैसा है, ओके, अगर मेरे पास कुछ पैसा है, अगर कोई आया और वो पैसा लूट के चला गया, तो अगर मुझे प्लस इफेक्ट बोलना चाहिए या माइनस इफेक्ट बोलना है? मान लो मेरे को एक प्लस आई बोलना है, माइनस आई बोलना है, तो मैं क्या बोलेगा? माइनस आई बोलेगा या प्लस आई बोलेगा? This effect of looting the money will be called as minus I.
नेगेटिव बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए तो नेगेटिव है। अब मान लो मेरे पास कुछ पैसा है, कबोर्ड में रखा है या घर पे रखा है, कोई तो आया, तुम ही आ गए मान लो, और तुम मेरे को पैसा देके चले गए बहुत सारा। यस, तुमने बहुत सारा पैसा डाल दिया इसमें। सुबह उठ के मैंने देखा 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है मेरे कबोर्ड में। ओके, तो क्या मेरे लिए प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा? प्लस आई। मान लो मेरे मोबाइल में मैंने पढ़ा 10 lakhs क्रेडिटेड इनटू अकाउंट, प्लस आई बोलेंगे माइनस आई बोलेंगे? प्लस आई। 10 lakhs डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट, माइनस आई। तो समझा? कोई छीन ले तो बोलेंगे माइनस आई, कोई दे दे तो बोलेंगे प्लस आई। तो वैसा ही यहां पे है। अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में सोचे तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ, लूट लेंगे, तो उनको माइनस आई बोलेंगे। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्लस आई। ये समझा सबको? यस, प्लस आई माइनस आई। यस, तो ये लिख दो, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट लिख दो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यस, लिख दिया प्लस आई माइनस आई। ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हाइड्रोजन शो माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन शो प्लस आई इफेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं ये रहा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम लोग कुछ कुछ देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग देखेंगे CH3, दूसरा हम लोग देखेंगे इथाइल CH3CH2, तीसरा हम लोग देखेंगे इसी तरह का या CH3CH3, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट इज मिथाइल ग्रुप, सेकंड इज इथाइल ग्रुप, थर्ड इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। फोर्थ हम लोग कौन सा ले लेते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये आर नहीं आएगा, गलत है, यहाँ पे आर गलत लिख दिया। ओके, यस, तो ऐसा है। अब देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं। मिथाइल ग्रुप क्यों प्लस आई दिखाएगा? मिथाइल ग्रुप CH3 है, ये प्लस आई क्यों दिखाएगा, क्यों? तो देखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या हाइड्रोजन का ज्यादा है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज व्हाट, मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्या होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचा हाइड्रोजन का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबने पढ़ा है, 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग का जो p ऑर्बिटल है कार्बन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा ना, ये जो 2px का इलेक्ट्रॉन है, 2px वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2px इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, इस पे नेगेटिव चार्ज का असर होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींचा है, तो जो 2px का इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होगा। तो कार्बन का मान लो यहां पे 2px का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होगा। रिपेल होगा मतलब किधर जाएगा? उल्टा साइड में जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, कोई तो ग्रुप लगा है, मान लो ग्रुप को मैंने बोल दिया क्या, G बोल दिया, ग्रुप को मैंने क्या बोला, G। इस ग्रुप की तरफ वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस ग्रुप की तरफ वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस ग्रुप को, इसीलिए क्या है? प्लस आई इफेक्ट। जैसे मेरे को कोई पैसा दे रहा है तो ये क्या है? प्लस आई। वैसे ही ये CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस ग्रुप को, तो इसलिए क्या इफेक्ट हुआ है?
प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? सेम लॉजिक हम लोग CH3 CH2 के लिए भी बता सकते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 में CH3 CH2, तो CH2 को ऐसे लिखते हैं, ये CH3 CH2 ग्रुप बना दिया, इथाइल ग्रुप। ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइड्रोजन इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ओवरऑल ये कार्बन का 2px इलेक्ट्रॉन, 2px वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है। तो ओवरऑल ये पुश करेगा। अगर यहां ग्रुप लगा है तो ये बहुत बड़ा प्लस आई इफेक्ट देगा। तो इथाइल ग्रुप है जो कि है CH3 CH2 ग्रुप, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो मिथाइल से ज्यादा है। हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 CH2 इज ग्रेटर देन CH3 ग्रुप। क्यों समझ में आया? क्योंकि बताया मैंने वो 2px का इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, यस, तो वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ग्रुप, ये ग्रुप की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो भी ग्रुप लगा इसके साथ, तो प्लस आई इफेक्ट होगा। अब हम लोग और आगे देखते हैं प्लस आई ग्रुप, हम लोग एक रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो किसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? CH3 CH2 CH3 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 या फिर CH3 CH3 CH3, ये ग्रुप से हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? देखो इधर बहुत सारा इस कार्बन को मिल रहा है, तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, इसका प्लस आई उससे कम होगा, इसका प्लस आई उससे कम होगा। सबसे कम प्लस आई मिथाइल का रहेगा, पर है कुछ तो प्लस आई है। ये समझ में आया सबको? सो दिस हैज मोस्ट प्लस आई इफेक्ट एंड दिस हैज लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई तो दोनों का है, पर मोस्ट और लीस्ट बता रहे हैं। ये समझा सबको ऐसा क्यों होता है लॉजिकली? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट कैसा होगा तो हम लोग समझते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो जल्दी से अब हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, all these have electronegativity which is greater than hydrogen. तो जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ये एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप्स हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये सब ग्रुप्स कैसे दिखाएंगे? माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये लेने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, देने नहीं आएंगे, ये खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, लूट लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जाम्पल के लिए क्या, NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप किसी से लगा है तो क्या है, NH2 ग्रुप को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब नाइट्रोजन क्या करेगा? इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? जो भी ग्रुप यहां लगा है इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो क्या दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है हाइड्रोजन तो उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये, तो ये कैसा दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल किया, NO2 ग्रुप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NO2 ग्रुप। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा? देखो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन जो भी ग्रुप लगा है वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कैसा आएगा? माइनस आई इफेक्ट। कैसा आएगा? माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो सबको समझा ये प्लस आई माइनस आई ग्रुप्स कैसे है? तो व्हाट आर द प्लस आई ग्रुप्स? इथाइल, मिथाइल, isopropyl, tertiary butyl, these are all what? Plus I effect groups. And fluorine, chlorine, bromine, iodine, NO2, NH2, all these are what? Minus I effect groups because they loot the electrons. जो लूटेगा वो माइनस आई, जो देगा वो प्लस आई। सिंपल है। तो ये समझ में आया हम लोग को। तो इंडक्टिव इफेक्ट पूरा समझ गया अभी। तो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद सेकंड इफेक्ट देखते हैं विच इज रेजोनेंस इफेक्ट। इसका दूसरा नाम है मीजोमरिक इफेक्ट।
दोनों एक ही बात है, रेजोनेंस इफेक्ट बोलो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसको प्लस आर माइनस आर बोलते हैं, प्लस एम माइनस एम बोलते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा ना प्लस आई माइनस आई, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, प्लस आर और माइनस आई। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो प्लस आर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा माइनस आर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा माइनस एम। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट कैसा है। तो रेजोनेंस हम लोग ने सबसे इजी एग्जांपल जो लिया है वो है बेंजीन। ये बेंजीन का एग्जांपल तो सब लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। दिस इज बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो देखो अगर मैंने बेंजीन 6 मेंबर रिंग बनाया तो ये सब कार्बन एटम्स है, ऑल दीज आर व्हाट, कार्बन एटम्स। और इन कार्बन एटम्स पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिखाते नहीं हम लोग बट लगा हुआ है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, C6H6। एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। सो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर विच वी मेक जनरली, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और ये बीच में हम लोग कभी कभी ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई किया रहेगा तो तुम और भी देखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई देखा रहेगा तो बीच में ऐसा ऐसा भी आता है, ऐसा। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा भी आता है, ऐसा। यस, तो अलग अलग तरह के रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेंजीन के। यस, तो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर व्हाट, बेंजीन। ओके, तो हम लोग देखते हैं, पर ये हम लोग जो लास्ट पढ़ रहे हैं ये हम लोग ज्यादा नहीं यूज करते, तो इसलिए हम लोग 3 ही यूज करते हैं, ये 3। ओके, जनरली वी यूज दीज 3, ये 3। ओके, अब ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। सो दिस इज द एक्चुअल बेंजीन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। अभी कोई बोलेगा कि भाई इधर बीच में डबल बॉन्ड इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों नहीं आया। तो देखो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, देखो अच्छे से, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो गया। अब इस कार्बन को देखो, इसने भी एक दो बॉन्ड बनाए यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड, तो फुलफिल हो गया। अब इस कार्बन को देखो, एक दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, फुलफिल हो गया। इस कार्बन को देखो, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड, फुलफिल हो गया वैलेंसी। इस कार्बन को एक डबल बॉन्ड एक दो सिंगल बॉन्ड, फुलफिल हो गया। एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड, फुलफिल हो गया। तो इसीलिए ये हमारा बेंजीन का स्टेबल स्ट्रक्चर है, सब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, तो ये हमारा कार्बन बेंजीन स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेंजीन। अब इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड मतलब क्या है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने देखा है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप से बनता है, तो यहाँ पे ओवरलैप रीजन कम होता है, तो ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो ये जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा। ओके, अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, तो हम लोग का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ये जैसे ही डबल बॉन्ड यहां से वहां जाएंगे तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो जब डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और क्यों शिफ्ट होगा ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहा है वो कि भाई हाँ मैंने ऐसे टाइम पास के लिए बोल दिया वो शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट हो रहा है ये भी पूछना है तुम्हें। तो देखो पहले तो शिफ्ट होने के बाद दिखेगा कैसे वो देखते हैं हम लोग। ये अब जब ये डबल बॉन्ड यहां, पहले तो हाइड्रोजन के बॉन्ड बना देते हैं हम लोग, these are all bonds of hydrogen। ओके, जब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो हम लोग का डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, जब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड जब यहां से यहां शिफ्ट होगा तो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, और हमारा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब सवाल ये आता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ। तो देखो कोई भी सिस्टम अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहता, जैसे तुम अपने आप पे बोझ चाहोगे क्या, यस बोझ उठाना तुम चाहोगे क्या, मान लो तुम हो और तुम्हारा भाई है और तुम्हारे डैडी है, ओके, तो 3 लोग हैं घर पे, तो सब कमाई डैडी कर रहे हैं,
तुम नहीं कमा रहे, भाई भी नहीं कमा रहा, मान लो जिंदगी भर डैडी कमाते जा रहे हैं और तुम दोनों ऐश करते जा रहे हो, तो सारा बोझ किसने सहा? डैडी ने। तो क्या वो स्टेबल रहेगा वो घर? क्या वो घर स्टेबल रहेगा? नहीं। स्टेबिलिटी कब आएगा? जब सब लोग बोझ शेयर करें। सब बोझ क्या करें? शेयर। बोझ शेयर करेंगे तो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। समझाइए? जब सब लोग शेयर करेंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे साथ मॉलिक्यूल में ऐसा है, इधर जब डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड। ये देखो हम लोग ने बनाया था थोड़ी देर पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उलट पुलट हो गया, पता नहीं क्यों उलट पुलट हो गया। यस, थोड़ा खराब हो गया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है। यस ठीक है, जाने दो। जो भी उलट पुलट हमारे साथ हुआ है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड क्या इन दोनों ने ठेका लेकर रखा है? क्या बोलेगा? हम दोनों ही डबल बॉन्ड बनाए, हम दोनों ही डबल बॉन्ड बनाए। क्या ये दोनों हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहेंगे? क्या ये लोग पोजा शेयर नहीं करेंगे डबल बॉन्ड का? तो दे दो इसको। समझ में आया? तो इसीलिए वो चार्ज डिस्पर्स कर रहे हैं। क्या हो रहा है? देयर इज चार्ज डिस्पर्शन, एंड चार्ज डिस्पर्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी। चार्ज डिस्पर्शन के कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। एक मिनट ना, वो आवाज बंद करो ना, उसका मोबाइल का आवाज बंद कर दो थोड़ी देर, बस आधा घंटा बंद करो। यस, तो चार्ज डिस्पर्शन के कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। ओके, तो बेंजीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा। समझाइए? तो इसीलिए ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज एक जगह नहीं रहता है। एक कार्बन और दो कार्बन लोगों ने ठेका नहीं लेके रखा है पूरा चार्ज उठाने का, वो इधर उधर डिस्पर्स करेंगे, तो उसके कारण मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये चार्ज, अब देखो, अब ये कंटिन्यूअस यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे कि नहीं? ये देखो क्या हो रहा होगा, ये जो मान लो थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड यहां बना, फिर यहां बना, फिर यहां बना, फिर थोड़ी देर बाद डबल बॉन्ड यहां बना, थोड़ी देर बाद यहां बना, थोड़ी देर बाद यहां बना, ये कंटिन्यूअस ऐसा गोल 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 चालू ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाते हैं? ऐसा कि यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, दैट पाई बॉन्ड इज सर्कुलेटिंग कंटिन्यूअसली। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्पर्शन। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली बेंजीन रिंग में कार्बन से के साथ एक्सचेंज मार रहे हैं, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्पर्शन एक से दूसरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेंस। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने देखे थे? 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा रहेगा, किक्यूल ने देखे थे। देखो किक्यूल ने कैसे ये आइडिया लगाया, तो देखो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा लेते थे। अब इस स्ट्रक्चर से 100% प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल हम लोग नहीं बता पाते। इस स्ट्रक्चर से 100% फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इस स्ट्रक्चर से भी 100% फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो हम लोग इसीलिए क्या किया, इसीलिए हम लोग ने बीच का बनाया ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमते रहेगा। तो ये हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्यूक्यूल सोच रहा था ये बराबर है या ये बराबर है, ये बराबर है या ये बराबर है, रात को सपने में भी सोच रहा था। सोते जागते हो, क्यूक्यूल केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट लोग पागल ही रहता है, तो वो लोग सोचते रहता था, रात रात भर सोच रहा था कि ये स्ट्रक्चर 1 सही है या स्ट्रक्चर 2 सही है। तो उसने रात को सपने में देखा, सपने में सच्ची में देखा कि सांप ऐसे गोल गोल घूम रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, ऐसे सांप घूम रहा है। तो उसको वहां से आइडिया आया कि चार्ज भी ऐसा घूम रहा होगा, तो चार्ज कंटिन्यूअसली ऐसा इधर से उधर जा रहा है। समझाइए? तो ये हम लोग का क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। चार्ज इज सर्कुलेटिंग, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। इमेजिनेशन, इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यस, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया पूरा? तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हम लोग का। तो ये हम लोग का रेजोनेंस इफेक्ट है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट बहुत तरह का होता है, तो हम लोग प्लस आई प्लस एम माइनस एम देखा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर देखो जैसे मान लो ये जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ है, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है वो 150 पिकोमीटर है मान लो, और डबल बॉन्ड का लेंथ है मान लो 130 पिकोमीटर है। तो हम लोग जो बीच में यहाँ पे देखो, ये मान लो ऐसा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अगर ये 150 पिकोमीटर है और ये 130 पिकोमीटर है, तो हम लोग जब रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग ये बॉन्ड निकालेंगे बीच में ऐसा डॉटेड वाला,
तो ये कितना आएगा इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ बीच का आएगा 140 पिकोमीटर। तो 140 इज द एवरेज। तो उससे समझा कि क्या ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये डेड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? डेड बॉन्ड। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि डेड बॉन्ड दिखेगा हम लोग को एक्सपेरिमेंट में। ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा रिजल्ट देखा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज बिटवीन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन एज 1.5 बॉन्ड। डेड बॉन्ड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे? डेड बोलेंगे। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। उससे हम लोग को समझा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जा ही रहा है। तो ये हम लोग का ऐसा रेजोनेंस का फेनोमेना है। दिस इज द फेनोमेना ऑफ व्हाट? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का हम लोग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस से फायदा क्या हुआ? स्टेबिलिटी मिला। देखो ये एक याद रखो, कोई वरना कोई सोचेगा रेजोनेंस क्यों कर रहा है। अरे रेजोनेंस क्यों कर रहे थे हम लोग? स्टेबिलिटी के लिए। रेजोनेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो स्टेबल होने के लिए हम लोग रेजोनेंस यूज करेंगे, समझाइए। तो जहां जहां हम लोग स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है, स्टेबिलिटी बढ़ाना है, वहां पे क्या यूज करेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट यूज करेंगे। तो अब रेजोनेंस कहां कहां पे होता है? तो रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में होता है। रेजोनेंस कहां होता है? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अब ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का एक सिंपल एग्जांपल तो अभी अभी हम लोग ने लिया, कॉन्जुगेशन। देखो कुछ डरने का वाला बात नहीं है, इसका सिंपल ही मतलब है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अभी ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है कॉन्जुगेशन। देखो एक तरह का कॉन्जुगेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेंजीन रिंग में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहला सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। तो बेंजीन रिंग में अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है, एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। ओके, देयर इज वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन द बेंजीन रिंग, बट देयर आर मोर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस। तो कॉन्जुगेशन के टाइप क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। कॉन्जुगेशन क्या क्या टाइप्स है? तो फर्स्ट इज conjugation between carbon carbon double bond. First is what? Conjugation between कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो ये कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से, तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आना चाहिए वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आना चाहिए वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। अभी डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? पाई वाला। पहला तो सिग्मा है, दूसरा पाई है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, और ये डबल बॉन्ड का भी कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कार्बन पे आएगा। समझाइए, पाई इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा? पाई बॉन्ड जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारे पास? तो देखो CH2 प्लस, प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर से इधर चला गया है, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? Hc, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, और CH, और ये CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज अ कॉन्जुगेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्जुगेशन बोलता है। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। These are resonating structures. पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ है। क्या हुआ है? देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो डीलोकलाइजेशन का मतलब कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, इजी वर्ड है। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह जाना। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या? लोकल ना रह के, क्या लोकल से इधर चले गए। मान लो जैसे तुम कहां के हो, जैसे मान लो तुम कल्याण के हो, जैसे कल्याण सिटी इन मुंबई या महाराष्ट्र। कल्याण से अगर तुम गए कहां पे? मुंबई में। यस, कल्याण से तुम कहां गए? मुंबई। या कल्याण से तुम कहां गए? थाने। तो दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ यू। तुम डीलोकलाइज हुए, कल्याण के लोकल थे, अब तुम लोकल थाने के बन गए, तो डीलोकल हो गए, यू आर डीलोकलाइज्ड। तो वैसे ही यहां पे क्या है हमारे पास? यहां पे पास भी वैसा ही हो रहा है हमारे पास। क्या है? देखो पहले CH2 था, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे पास। अब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड जो इनके बीच में था, अब यहां से यहां गया। जैसे तुम कल्याण से थाने गए, समझाइए, सॉरी यहां से यहां नहीं गया,
ये डबल बॉन्ड यहां से यहां गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां से कहां गया है, यहां से यहां पे और ये डबल बॉन्ड कहां से कहां गया है, यहां से यहां गया है। जैसे तुम कल्याण से कहां गए, थाने, और कोई थाने से कहां गया, मुंबई, तो डीलोकलाइजेशन हो गया दोनों का। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ये, तो प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे CH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गए CH2 के पास, तो इस CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब दूसरा तरह का कॉन्जुगेशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इट इज बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोकटायन कॉन्जुगेशन। अब देखो कॉन्जुगेशन का मतलब तो तुम्हें समझ गया, कुछ नहीं, यहां से वहां इलेक्ट्रॉन को भेजना है, कभी डबल बॉन्ड को भेजना है, कभी लोन पेयर को भेजना है, दैट्स इट, यही कॉन्जुगेशन है। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे समझते जाएगा। तो देखो मान लो CH3 CH2 CH2 प्लस, मान लो ऐसा है। अब मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एक हट जाएगा, इसी खोड रबर से हटा देता है मैं, और ये जैसे मैंने हटा दिया, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, दिस इज CH2, दिस इज CH, ओके। अब मान लो ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं जाएगा, पाई बॉन्ड ही जाएगा हमेशा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है, ओके। तो पाई बॉन्ड यहां से यहां गया, तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां से जहां से वो कार्बन एटम का ये इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे CH2 आ जाएगा, समझाए, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बस हो गया। यही हमारा कॉन्जुगेशन है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बोकटायन, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, एंड C डबल बॉन्ड C। तो ये हमारा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से, तो समझा, कुछ हार्ड था इसमें नहीं। फिर हमारा थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप, ओके। देखो थोड़ा सा बोरिंग है ये वाला कॉन्जुगेशन टॉपिक है, बट थोड़ा सा समझ लो, ओके। देखो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोग किस किस के बीच में लिख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर वाला जो ग्रुप है उसके बीच में कॉन्जुगेशन। ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का ये हेरा फेरी करना है और कुछ नहीं करना है। कभी डबल बॉन्ड का हेरा फेरी करना है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर का हेरा फेरी करना है, या तो तुम बॉन्ड पेयर का ये करोगे हेरा फेरी, मतलब कौन सा वाला बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड वाला, कौन सा, पाई बॉन्ड का हेरा फेरी करोगे, या तो लोन पेयर का हेरा फेरी करोगे, इन दोनों का हेरा फेरी, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। यस, व्हाट इज कॉन्जुगेशन अगर हिंदी में बोला जाए, यस, हेरा फेरी ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ज्यादा कुछ इससे ज्यादा मतलब नहीं है, यस, कॉन्जुगेशन, समझाइए, हेरा फेरी ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्जुगेशन। तो हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन का अभी, विच इज व्हाट, कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ग्रुप। तो इसका कोई एग्जांपल सोचते हैं हम लोग। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और NH2 ग्रुप, मान लो ये ग्रुप कैसा है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल करने के लिए CH2 लगेगा, यहाँ पे CH लगेगा। अब मान लो ऐसा हो गया कि ये लोन पेयर इसने इसको दिया, तो ये डबल बॉन्ड इधर से इधर चला जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, NH2, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बस हो गया कॉन्जुगेशन। इससे ज्यादा और कुछ कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, समझ में आया, यस। कॉन्जुगेशन में हेरा फेरी है लोन पेयर का और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज वाला एटम्स, इनका कॉन्जुगेशन। तो इनका कैसे होगा, मान लो हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस लिया, O माइनस मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7, ओके। O माइनस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 दिख रहे हैं, एक यहाँ से ये बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, ओके। अब यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल है क्या देखते हैं, तो यहाँ पे CH2, ये तो ये कार्बन का फुलफिल है, इसका देखते हैं, इसका नहीं है फुलफिल, यहाँ पे CH2 आना चाहिए, ओके। तो नहीं गलत है, फुलफिल है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, फुलफिल है, ओके। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, मान लो ऑक्सीजन ने बोला मैं ये लोन पेयर देने को तैयार हूँ, ओके। तो ये बोलेगा मैं ये लोन पेयर लेने को तैयार हूँ, ये देने को तैयार है, वो लेने को तैयार है, तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, CH2 माइनस CHO, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आया,
ये समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। तो दिस इज द कॉन्जुगेशन, दिस इज व्हाट वी आर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? इसकी टोपी उसके सर, इस क्या बोलेंगे? इसकी टोपी उसके सर। मतलब क्या? इसके लोन पेयर उसके सर, उसके पास, या इसके पाइप इलेक्ट्रॉन्स उसके पास। यही जो करना है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। और इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये समझ में आया सबको रेजोनेंस क्या है, इस कॉन्जुगेशन क्या है? इस थोड़ा सा ये बोरिंग लगा रहेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने देखा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं। तो वही मैंने तुम्हें सिखाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ कैसे जाते हैं। ओके, समझाइए? तो ऐसे हम लोग का कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा, रेजोनेंस फिनोमेना होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या दिखा रहा है? प्लस आर इफेक्ट या तो प्लस एम इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या दिखा रहा है? माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। समझाइए? यस, तो ऐसा हमारे पास ये सिस्टम है, प्लस एम माइनस एम, प्लस आर माइनस आर। तो प्लस आर ग्रुप्स कौन से होंगे? जैसे ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन देता है। या तो फिर NH माइनस, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, ये भी दे देगा। जो नेगेटिव है वो देंगे, ऑब्वियस है। यस, और माइनस आर कौन दिखाएगा? जैसे साइनाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, NO ग्रुप। NO ग्रुप भी क्या दिखाएगा? माइनस आई। तो ये सब ग्रुप्स क्या दिखाएंगे? माइनस आई, सॉरी माइनस आई नहीं, सॉरी माइनस आर या माइनस एन। समझाइए? इस तो ऐसा हम लोग का ये फिनोमिना है। अब वापिस हम लोग आ जाते हैं बेंजीन पे। बेंजीन को थोड़ा नामकरण दिखाई रहेगा, सब लोग ने देखा ही रहेगा, फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इस मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये सबको पता है। ऑर्थो, पैरा, मेटा ये पता है सबको। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बेंजीन के लिए हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं बोलते। हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा कब बोलेंगे? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कम से कम एक ग्रुप हो। एक ग्रुप लगा दिया मैंने, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये मेटा है, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पैरा है, और ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है। तो दो ऑर्थो पोजीशन है, दो मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। तो सबको समझा ये? वापिस देखो, ये हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे कोई तो एक ग्रुप है, ये 1 पोजीशन बोलेंगे, 2 पोजीशन बोलेंगे, 3 पोजीशन बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे। समझे? तो ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं? इप्सो पोजीशन। ये दोनों पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और ये जो पोजीशन है फोर्थ वाला, इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। इस तो ये हम लोग को बेंजीन का पता रहना चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए ऐसा हमारा ये फिनोमेना है। ओके, तो समझा? दो ऑर्थो है, दो पैरा है, दो मेटा है और एक पैरा है। अब देखो, जो हम लोग प्लस आर और माइनस आर का बात कर रहे थे वो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो प्लस आर और माइनस आर, बेंजीन रिंग बनाने आ गया, ऑर्थो, मेटा, पैरा देखने आ गया। तो अब हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा समझ लिए, तो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट को समझते हैं। ओके, ऑर्थो, मेटा, पैरा समझ लिया। तो हम लोग अभी ये बेंजीन रिंग लिया, दिस द बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हम लोग ने देखा था प्लस आर में क्या दिखा रहा था? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप क्या दिखा रहा था? प्लस आर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी NH2 ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन सोचेगा क्यों मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, मैं क्यों बोझ बन के बैठ रखूं इसको, मेरे पे हमेशा बोझा रहेगा क्या? मैं बोझा इसको कार्बन को देना चाह रहा है। ओके, तो इसने ये बोझा क्या किया? यहाँ पे बॉन्ड पे शिफ्ट किया। तो देखो, नाइट्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन H2। अब इसने बोझा इधर दे दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो कार्बन बोलेगा अरे मेरा वैलेंसी तो 5 हो जाएगा, मैं इसको इधर फेंक रहा है।
मेरे को ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं चाहिए, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर फेंक दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने इधर डाल दिए इधर, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बाकी ये है यहाँ है और ये यहाँ है, ओके। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन बोलेगा मुझे ये बोझा क्यों पकड़ू इलेक्ट्रॉन्स का, मैं इधर दे देगा, समझाए। तो क्या होगा देखो थोड़ी देर में, कोई बोझा नहीं पकड़ना चाहता, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस। और ये बोलेगा, अरे ये कार्बन बोलेगा मेरा जैसे डबल बॉन्ड बनेगा मेरा वैलेंसी 5 हो जाएगा, मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर फेंक देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिया, अब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, समझाइए। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन का बोझा नहीं उठा रहा है, मैं इसको दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2+ है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, थोड़ा डबल बॉन्ड खराब बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। अब ये बोलेगा कि क्या मेरा वैलेंसी 5 हो जाएगा, ये कार्बन क्या बोलेगा मेरा वैलेंसी 5 हो जाएगा, जैसे ही ऐसा होगा तो मैं क्या करेगा, ये देखो ये कार्बन बोलेगा मेरा वैलेंसी 5 हो जाएगा जब डबल बॉन्ड बनेगा, तो मैं ये डबल बॉन्ड इधर लोन पेयर बना देगा, तो लोन पेयर इधर बनेगा, माइनस चार्ज, समझाइए। यहाँ पे माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा है। और अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये बोलेगा मैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये कार्बन बोलेगा मुझे ये जो डबल बॉन्ड, अरे सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने नाइट्रोजन का बनाया ही नहीं, ये रहा नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड मिस हो गया था मेरे से, यस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा इधर, तो ये कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, तो ये क्या बोलेगा तू अपना लोन पेयर वापस ले नाइट्रोजन, तो लोन पेयर वापस ले लिया इसने, समझे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इफ यू सी केयरफुली ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये वैसा ही है जैसे क्या, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं पासिंग द बॉल, पासिंग द बॉल गेम खेलते हैं कि नहीं, यस, पासिंग द बॉल स्कूल में सब लोग ने खेला रहेगा, एक लड़का है, एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, या लड़की इधर है, जो भी है, समझे, यस। तो बॉल इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, हेक्सागोन में मान लो सब लोग है, तो इधर से फिर वापस बॉल किधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो सब लोग अपना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट रेजोनेंस इन दिस ग्रुप। अब अच्छे से अगर देखे ये फेनोमेना को, अगर अच्छे से देखे तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, सोचो। देखो अगर मैं अलग कलर से दिखाऊं इसको, ये रेड कलर से दिखाया, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। मेटा पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, देखो मेटा पे इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर में मेटा पे नहीं आया, ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया। देखो वापस बना के दिखाता मैं, चाहिए तो वापस पूरा बना के दिखाता ताकि तुम्हें और एक बार समझ में आए, अच्छे से समझना है ये, वरना ये नहीं समझेगा तो भाई आगे जाके अटकेगा ऑर्गेनिक में, इसलिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, कहानी पहले से समझा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आएगा तो हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा ये बेंजीन रिंग है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो गया, तो अब ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, किस पोजीशन पे आ जाएंगे, ऑर्थो, और ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, समझाइए। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आना चाहेगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पैरा पे शिफ्ट होगा, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जब यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट होगा चार्ज, तो क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ देगा ऑर्थो पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऑर्थो पे। थ्रूआउट दीज स्ट्रक्चर्स इफ यू सी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा है, अच्छे देखो मैं ब्लू कलर में दिखा रहा है, अभी कौन से कलर में दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ बढ़ा है, ब्लू कलर में,
देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ा है, पैरा पोजीशन पे बढ़ा है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे ग्रुप देखते हैं जो प्लस आर ग्रुप दिखाते हैं, प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। हम लोग कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं? ये प्लस एम इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, ये देखो हम लोग ने, देखो टॉपिक का नाम क्या लिखा था इधर, देखो ऊपर प्लस आर इफेक्ट। क्या नाम टॉपिक का है? प्लस आर इफेक्ट। तो जो NH2 ग्रुप है प्लस आर ग्रुप है। ओके, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे प्लस आर ग्रुप हैं जो कि क्या, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा, समझाइए।